हेलो विवान, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में हमारा चल रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी। लेसन नंबर जो 5 है हम लोग उसको देख रहे हैं और लेसन नंबर 5 के अंतर्गत ही हम प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटी हैं, हम उनको देख रहे हैं और उन पर हम आपका बात कर रहे हैं। क्लियर है। और उन्हीं को लेकर हमने सारी चीजें करी और एक एक करके हमने इन पर आपका बात भी करी है। क्लियर है। तो इनको हमने देख लिया, इन पर हमने बात कर ली। ठीक है, ठीक। तो प्राथमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाया जाता है चीजें, इन सभी को हम लोग आपका बहुत अच्छे से गौर करके आपका देख रहे हैं। क्लियर है। चलिए, पशुचारण क्या है, किस प्रकार से पशुचारण होता है, चलवासी पशुचारण क्या है, वाणिज्यिक पशुधन क्या है, हम जो है कल आपका जो है पशु जो है हम पशुचारण के प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इन प्रकार में सबसे पहले आपका जो है जो हमारा चलवासी पशुचारण है, ये हमने देखा कि ये किस प्रकार से सीजनल के हिसाब से शिफ्ट होता है। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में ये लोग आपका मैदान से पर्वत की तरफ जाते हैं, शीत में पर्वत से मैदानों की तरफ आते हैं। क्लियर है। इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं, बात करते हैं। क्लियर है। चलिए, यह एक विशिष्ट गतिविधि है और जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े हैं। मांस, ऊन, ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। ठीक है, इन सब चीजों को आपका देखते हैं। और ये चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है जहां पर आपका चलवासी पशुचारण जो है आपका मिलता है और हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्यिक पशुधन पालन है। कैसा है? वाणिज्यिक पशुधन पालन है, इसको हम देखते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। वैज्ञानिक ढंग से अधिकांश डिब्बा बंद किया जाता है। अब आप देखते हैं कि हम एक रूप पढ़ रहे थे, तो आप कमर्शियल पशुपालन है। देखिए, कमर्शियल का पशुपालन का मतलब ये है कि हम पशुओं को इसलिए पालते हैं ताकि उनके द्वारा उत्पाद से हम पैसा कमा सकें। जैसे हमने गाय पाली, गाय से या हमने भैंस पाली, भैंस से हमने क्या किया, दूध लिया, दूध से हमने दही जमाई, तो दूध एक उसका प्रोडक्ट, दही उसका प्रोडक्ट, मक्खन उसका प्रोडक्ट, घी उसका प्रोडक्ट और मट्ठा उसका प्रोडक्ट, हम उनको बेच सके। क्लियर है। दूसरा, अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, अगर आप दूसरा जो है आगे बढ़ते हैं तो इसी लेवल पर ये आपका इस तरीके से की जाती है और लोग इसको क्या करते हैं, पैकेजिंग, और कुछ लोग उसका मीट और लेदर फैक्ट्री में भी यूज करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से संबंधित डिब्बाबंद बाजारों में निर्यात। निर्यात का मतलब होता है इनको कमर्शियली भेजना। पशु फर्म में पशुपालन वैज्ञानिक आधार और व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य पशु में प्रजनन, वैज्ञानिक जनन सुविधा, बीमारी पर नियंत्रण और स्वास्थ्य पर बल दिया जाता है। कैसा है, इन सब पर बल दिया जाता है। ठीक। विश्व में पाई जाने वाली भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कृषि कार्यों को प्रभावित करती है। कैसा होता है, सामाजिक, भौतिक और आर्थिक आपके क्रियाएं होती। क्लियर है, और इनको ध्यान में रखें। कृषि क्षेत्रों में फसलों का बोया जाना कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणाली निम्नलिखित है। यानी कृषि विधियों पर बोया जाता है और जो उनकी कृषि प्रणाली है वो निम्नलिखित। निर्वाह कृषि की हम लोग बात कर रहे हैं। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पाद संपूर्ण लगभग उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कैसा है,
दो भागों में आपका बांटा जाता है। जैसे आदिम निर्वाह कृषि, कैसे है? आदिम निर्वाह कृषि, तो अथवा इनको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, कहीं पर इनको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, कहीं झूम कहते हैं, कोई मलंद कहते हैं, तो अलग अलग है। और ध्यान रखना ये मुख्यतः कहाँ होती है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। जो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, उन्हीं रीजन में क्या होती है, जो आदिम कृषि है ये आपका की जाती है। और ये क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब में ये खेती की जाती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये क्षेत्र था जहां पर आपका वाणिज्यिक पशुपालन है। तो आप देखेंगे दोनों देशों में अच्छी तरह से होता है, कनाडा में भी और यूएस में भी, ठीक है। और इधर ये जो आपका साउथ अमेरिका वाली कंट्री है, पराग्वे उरुग्वे वगैरह, ठीक है। और ये नीचे अफ्रीका के जो पार्ट्स हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। और एशिया में जो चाइना का वाला थोड़ा हिस्सा है, चाइना और रूस वाला। क्लियर है? ये आपको देखना। तो इन सारे क्षेत्रों में इस प्रकार की जो कृषि है वो आपकी पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, अब ये वो क्षेत्र है जहां पर आदिम निर्वाह कृषि, यानी कि हम कह सकते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या फिर स्थानांतरित कृषि, या झूम कृषि जो कहते हैं, जो है वो आपका विश्व में कहाँ कहाँ होती है। तो ये कुछ पार्ट है और ये वाला पार्ट है, क्योंकि आप ब्राजील वगैरह को देखोगे, अर्जेंटीना कुछ ही क्षेत्र आपको मिलेगा। और ये अफ्रीकन का सहारा, वेस्ट सहारा, इस वाले रीजन में काफी बड़ी मात्रा में होती है। थोड़ा यहाँ भी होती है, भारत के भी कुछ हिस्सों में होती है, ये म्यांमार वगैरह, और ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे जहाँ भी जनजाति आदिवासी लोग हैं, बेसिकली आदिवासी लोग, वो इस कृषि को बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अपने कबीले रूप में रहते हैं और वो स्थानांतरण भी करते रहते हैं। उसी आधार पर ये सारी चीजें होती हैं, उसी आधार पर इनको रखा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए, बात कर रहे थे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर? इस क्षेत्र में वनस्पति को जलाया जाता है। होता क्या है, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, उनको काटते हैं, कुछ पेड़ होते हैं, हम उनको भी काटते हैं, उनके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें आग जला देते हैं, और ताकि वो जल जाती है, उसकी राख मारा जाती है। अब देखिए, वनस्पति जो है जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरण कृषि, कृत्रिम दहन कृषि भी कहा जाता है, इसको हम कृत्रिम दहन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। बोए गए खेत में बहुत छोटे खेत हैं, खेतों की पुरानी औजार, लकड़ी, कुदाली, फावड़े से की जाती है। कुछ समय पश्चात मिट्टी का उपजाऊ समाप्त हो जाता है और वहां कृषक के नए क्षेत्र में वन जलाकर वहां कृषि के लिए भूमि को आपका तैयार करते हैं। कुछ समय पश्चात वहां कृषक वापस पहले कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य करने आ रहे हैं। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती है, जिससे झूम का चक्र लगाकर कृषि तैयार करना छोटा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम, मध्य अमेरिका में मैक्सिको में मिलाप, यहाँ मिलाप कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूम कहते हैं, भारत में इसको, ठीक। मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में मिलाप, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको कहते हैं लदांग कहते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया। तो जो ये रीजन है, यहाँ क्या कहा जाएगा, मलांग कहा जाएगा। क्लियर है? यहाँ झूम कह देंगे। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं अमेरिका और मैक्सिको वगैरह की, यहाँ क्या कहते हैं, मिलाप कहते हैं। ये क्षेत्र है, क्या बोलते हैं इसको, मिलाप कृषि कहते हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, झूम कृषि को अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, कहा जाता है, और हम इसको देखते भी हैं। क्लियर है?
ये हमको देखना, ठीक। और आप इस क्षेत्र में आकर पता करेंगे कि जहां पर कृषि की जाती है वह फिर किस नाम से पुकारते हैं, ठीक। ये इन सब चीजों को आपका देखना होता है। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, तो आपको समझ आएगा कहाँ पर शिफ्टिंग है, कहाँ पर कुछ है। आगे बढ़े, चलिए। गहन कृषि इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने वसत क्षेत्र में। गहन कृषि निर्वाह दो प्रकार की है। कैसी है? दो प्रकार की। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, क्लियर है? ये हम लोग इसको देख रहे हैं कैसी है। इसमें चावल अधिकांश फसल घनत्व के कारण ही खेतों के आकार होते हैं। कृषि कार्य में कृषि का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक है। उर्वरक बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। गोबर की खाद और हरी खाद का। कृषि क्षेत्र में प्रति इकाई उत्पादन अधिक है, परंतु कृषक उत्पादन कम है। कैसा है? कृषक उत्पादन कम है। ये हमको देखना। बात करेंगे चावल रहित निर्वाह कृषि कि जहां चावल रहित वो आपकी निर्वाह कृषि होती है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। चावल रहित निर्वाह कृषि मानसून एशिया के अनेक भाग उच्चावच जलवायु, मृदा, अन्य भौगोलिक कारक की विभिन्नता के कारण धान की उत्पन्न होना संभव नहीं है। चीन, मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम बोया जाता है। सिंधु गंगा मैदानों में पश्चिम भाग में गेहूं और दक्षिण पश्चिम में जो शुष्क क्षेत्र है, कैसे हैं? जो शुष्क, जो आपके ड्राई क्षेत्र हैं, उनमें क्या है? प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से बोया जाता है। कृषि की अधिकतर विशेषताएं। चावल कृषि प्रधान है और केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। कैसी है? इसमें सिंचाई की जाती है। क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप ये चीजें किस प्रकार। चलिए, तो चावल के लिए किस तरीके की लैंड चाहिए, कहाँ कहाँ पर क्या होता है, जलवायु कैसी है, उत्तरी चीन में मंचूरियन, कोरियन, जापान में कौन कौन से, साथ में हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। पढ़ जाए। अब ये वो क्षेत्र हैं जहां पर गहन कृषि होती है, यानी कि भारत का दोनों आपके तटीय रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये सारा रीजन में इसमें होती है। क्लियर है? और ये जो आपकी मेकोंग रिवर बहती है उसके आसपास के रीजन में भी ये सारी चीजें क्या आपको देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं अब रोपण कृषि की। प्लांटेशन जो कृषि होती है उसको रोपण कृषि। यूरोपीय लोग विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया, जहां जाके अपना अपना शासन चलाया और अपने हिसाब से चीजों का प्लांटेशन किया। कृषि के कुछ रूप की शुरुआत में इन्होंने कृषि रोपण, बृहद स्तरीय लाभ उत्पादन प्रणाली थी। शुरू में जो उनके द्वारा प्लांटेशन किया गया था वो केवल एक था कि बहुत बड़े लेवल पर हो और उनको क्या हो, आपका प्रॉफिटेबल, बस। यूरोपीय उपनिवेश अपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, कपास, गन्ना, अनानास की पौध लगाई जाती है। ये सारे पेड़ हैं, ये सारे पौधे हैं, वो आपका लगाए जाते हैं। इन सारे पौधों को देखते हैं। इन सारे पौधों पर इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पूंजी का आकार बहुत विस्तृत है। अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार,
वैज्ञानिक विधियां प्रयोग में किया जाता है। यह एक कृषि फसल उत्पादन संकेंद्रण है और कृषि सस्ते हैं। यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ के पौधे लगाए। ब्रिटेन वासियों ने भारत और लंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना, केरल में बाग विकसित किए। स्पेन अमेरिका वासियों में फिलीपाइन नारियल के खेत लगाए। इंडोनेशिया में एक समय कृषि में पोलैंड वासियों में एकाधिकार प्राप्त। ब्राजील में अभी भी कॉफी के बागान जिन्हें फजिंडा कहा जाता है, यूरोप वासी का नियंत्रण है। वर्तमान अधिकतर बागान स्वामित्व वाले देशों में सरकार या नागरिकों के नियंत्रण में है। अब जितने भी बाग लगे हैं वो सब कैसे हैं, या तो वहाँ की गवर्नमेंट के हाथों में है या फिर वहाँ के लोगों के हाथों में है। एक टाइम था जब उनको लगाया गया था तो चाहे उसमें चाय है, कॉफी है, रबड़ है, कोकोआ है, प्लांट, गन्ना भी हमारे यहाँ कौन लेके आए थे, आपको पता होना चाहिए, यूरोप पुर्तगाली लाए। अनानास भी पुर्तगाल लाए। कपास हमारे यहाँ से आई, ठीक, ये तो पुरानी थी लेकिन उन्होंने प्लांटेशन किया। रबड़, कोकोआ, चाय, कॉफी को ये भारत में लेके आए। जो आपकी देखते हैं कर्नाटक वगैरह में जो आपको कॉफी के प्लांटेशन मिलती है और रबड़ की, ये सब इनके द्वारा लगाए गए। और ये रबड़ कहाँ से ले गए थे, मलेशिया वाला जो आपका रीजन है सिंगापुर, वहां से रबड़ लेके आए थे। और भारत में आप देखोगे तो जो आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट है उनके समानांतर बड़ी अच्छी क्लाइमेट है इसके लिए, और वहां पर ही सबसे ज्यादा क्या है, ये प्लांटेशन हुआ। आप जैसे असम में आप देखोगे, असम में दार्जिलिंग वगैरह में क्या है, और उत्तराखंड में टी के बहुत सारे पेड़ लगाए। टी प्लांटेशन बड़ी मस्त लेवल पर हुआ उस जमाने। वाणिज्यिक, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज। विस्तृत मतलब बड़े लेवल पर, वाणिज्यिक मतलब जो आपके बेचने के लिए की जाती है, और अनाज वाली कृषि जो बड़े लेवल पर हम लोग कमर्शियल रूप में करते हैं बेचने के लिए। जैसे भारत में अगर आप देखो, पश्चिम भारत में गन्ना लगाया जाता है, कहीं धान लगाए जाते हैं, कहीं पर आपका मक्का लगाई जाती है, कहीं पर बाजरा, कहीं पर जौ, कहीं पर तोर, कहीं पर दालें, कहीं पर मोटे अनाज। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों को लगाया जाता है बहुत बड़े मास लेवल पर उनको बेचने के लिए। जैसे राजस्थान और गुजरात में जीरा लगाया जाता है। क्लियर है। देखते हैं कि अधिकांश शुष्क प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है कि मुख्य फसल गेहूं है, यदि अन्य फसल जैसे मक्का, जौ, रई, जई बोई जाती है। इसमें कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने में, फसल काटने से सभी कार्य यंत्रों में संपन्न किए जाते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। और ऐसा क्यों होता है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है और प्रति एकड़ में जो प्रति एकड़ उत्पादन कम है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है? कैसे है, हम इसको देखने का, जानने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या कुछ है और कैसे हो रहा है, थोड़ा हम इस पर बात करें। क्लियर है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जो भी अनाज को निकाला जा रहा है और प्रॉपर एक मशीनी सिस्टम से, और मशीन के सिस्टम के माध्यम से ही ये सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कहाँ पर मास लेवल पर क्या क्या चीजें हैं। तो काफी कुछ हमने इसमें देखने का प्रयास किया है। अभी जो और मिक्स पार्ट बचे हैं इनको हम सब कल देखेंगे। देखिए, बाग प्लांटेशन ऐसे ही तो होते हैं चाय के, और इस तरह से हम धान का पौधा लगाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।